नमस्कार, सीताराम। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम बात करने वाले चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स चैप्टर की, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज गाइडलाइंस ऑफ WHO फॉर डिफरेंट एज ग्रुप, उसके बाद कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज और उनके करेक्टिव मेजर्स, किस तरीके से हम अपनी डिफॉर्मिटीज को ठीक कर सकते हैं, साथ के साथ वुमेन पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स, उसके बाद स्पेशल कंसिडरेशन और लास्ट फीमेल एथलीट ट्राइड। इस चैप्टर का वेटेज बोर्ड एग्जाम्स में 7 मार्क्स का है। साथ के साथ बहुत ही जरूरी बात है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन इस चैप्टर में से बोर्ड एग्जाम्स में आप लोगों से पूछा जाता है। वो कौन सा टॉपिक है जो 5 मार्क्स में आप लोगों से पूछा जाएगा, सब बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स का पहला टॉपिक, एक्सरसाइज गाइडलाइंस ऑफ WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एट डिफरेंट एज ग्रुप। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं, 1 नंबर का क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, ठीक है ना। वो क्या है कि WHO एस्टेब्लिश हुआ था 1948, 7 अप्रैल 1948, और उसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, स्विट्जरलैंड में है। अब WHO ने क्या क्या एक्सरसाइज गाइडलाइंस बताई है, क्यों बताई है, तो उसको सबसे पहले समझते हैं। बोले उसने क्या कहा है, WHO कहता आइडेंटिफाइड लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज और फिजिकल इनएक्टिविटी एज 4th लीडिंग रिस्क फैक्टर फॉर ग्लोबल मोर्टेलिटी। मतलब 6% डेथ रेशियो है अगर हम फिजिकल एक्टिविटीज में क्या नहीं करते हैं, पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो उसने इसी वजह से एक्सरसाइजेस बताई हैं कि हर एज ग्रुप को हम लोग किस तरीके की एक्सरसाइज परफॉर्म करा सकते हैं, क्यों, उससे क्या हो सकता है, उनका क्या क्या इंप्रूवमेंट हो सकता है। वो कहता है रेगुलर पार्टिसिपेशन इन फिजिकल एक्टिविटीज क्या करता है, इंप्रूव करता है हमारे मेंटल, फिजिकल और साथ के साथ सोशल हेल्थ को क्या करता है, इंप्रूव करता है। तो इसी वजह से WHO ने क्या हमारे एज ग्रुप को कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, और साथ के साथ कुछ एक्सरसाइज बताई गई हैं कि जिसके बेसिस पर हम बच्चों को क्या कर सकते हैं, फिजिकली फिट कर सकते हैं, उनको इंप्रूव कर सकते हैं, उनको डेवलप कर सकते हैं। तो चलिए उन्हीं एज ग्रुप की बात करते हैं, मतलब कौन से एज ग्रुप में किस किस तरीके की एक्सरसाइज हम लोग बच्चों को प्रेफर कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज की, कौन से एज ग्रुप में हम किन बच्चों को किस तरीके की एक्सरसाइज परफॉर्म करा सकते हैं ताकि उनका क्या हो सके, ग्रोथ और डेवलपमेंट कराई जा सके, ठीक है। तो सबसे पहला जो एज ग्रुप है वो है आप लोगों का इन्फेंसी, जो क्या है लेस देन 2 ईयर्स, 0 से 2 ईयर्स के बीच में जितने भी बच्चे हैं उनको हम लोग इन्फेंसी एज ग्रुप में रखते हैं। तो इनको क्या क्या एक्सरसाइज हम लोग परफॉर्म करा सकते हैं, क्या क्या एक्टिविटीज परफॉर्म करा सकते हैं। वो क्या है, मूविंग आर्म एंड लेग्स, मतलब उनके जो हाथ पैरों की मूवमेंट करा सकते हैं, मतलब पकड़ के उन्हें वो नहीं करना, गुस्सा नहीं करना, उनके हाथ पैरों की मूवमेंट करा सके ताकि उनमें क्या हो, ब्लड सर्कुलेशन जो है वो इंप्रूव हो सके। साथ के साथ रीचिंग टू वेरियस ऑब्जेक्ट्स या थ्रोइंग, कैचिंग, किकिंग अ बॉल, उनकी तरफ किसी भी तरीके का कोई भी ऑब्जेक्ट फेंक दे ताकि वो लोग क्रॉल होते हुए उस ऑब्जेक्ट तक पहुंचे, उस ऑब्जेक्ट को पकड़ें। अगर वो ऑब्जेक्ट को पकड़ेंगे या उधर की तरफ जाएंगे तो भी क्या हो रहा है, उनका मूवमेंट हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रही है, बॉडी की ग्रोथ हो रही है। नेक्स्ट एज ग्रुप जो है वो है आप लोगों का अर्ली चाइल्डहुड, जो कितना बताया, 3 से 7 ईयर्स की एज क्राइटेरिया बताया हुआ। इसमें क्या है, इसमें हम लोग इन्फेंसी से थोड़ी सी एक्सरसाइजेज जो है वो लेवल बढ़ा देते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या करना, वही करना, थ्रोइंग, कैचिंग, जंपिंग। अब बच्चा ग्रो कर रहा है तो थ्रोइंग, कैचिंग, जंपिंग तो करेगा ही करेगा, बॉल उसकी तरफ फेंकोगे तो वो पकड़ेगा भी और पकड़ने की कोशिश भी करेगा, ठीक है ना। साथ के साथ अलाउड टू वॉच क्वालिटी प्रोग्राम्स, उनको क्या कराना, टीवी पे हम लोग क्वालिटी प्रोग्राम्स वॉच कराने के लिए परमिशन दे सकते हैं ताकि वहां से क्या वो कुछ चीजें सीख सकें। एग्जाम्पल के तौर पर स्पोर्ट्स जो है जितना हम लोग खेल कर सीखते हैं उतना ही क्या देख कर सीखते हैं। तो वो अगर टीवी के ऊपर देख रहा है, ठीक है ना, टीवी से अगर वो चीजें सीख रहा है तो वो इंप्लीमेंट किसके ऊपर करेगा, अपनी फिजिकल एक्टिविटीज के ऊपर। तो इसलिए हम लोग उनको अलाउ कर सकते हैं 1 घंटे के लिए। साथ के साथ राइडिंग बाइसिकल, जॉगिंग, रनिंग, ठीक है ना, उनको इस तरीके की एक्टिविटीज हम लोग परफॉर्म करा सकते हैं। तीसरा एज ग्रुप जो है वो है आप लोगों का लेटर चाइल्डहुड, जिसका एज क्राइटेरिया बताया हुआ है 8 to 12 ईयर्स, जिसमें हम लोग वही इसको और ज्यादा मतलब हार्ड लेवल कर देते हैं। थ्रोइंग, कैचिंग, रनिंग, इसमें बच्चा जो है वो रनिंग ज्यादा कर रहा है, ठीक है ना, और साथ के साथ जब एक्टिविटीज पार्टिसिपेट कराएगा तो उसमें थ्रोइंग और कैचिंग की जो पोटेंशियल है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। साथ के साथ पार्टिसिपेट इन ऑर्गेनाइज टीम गेम्स की वजह से जितने भी ऑर्गेनाइज टीम गेम्स है उसमें बच्चा क्या करता है, पार्टिसिपेट, कंपीट करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से उसका क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। तो मतलब एक्टिविटीज तो बहुत सारी हैं, रनिंग भी कर सकता है, कैचिंग भी कर सकता है, थ्रोइंग भी कर सकता है, साइकिल भी चला सकता है, ठीक है ना। गेम्स वगैरह में और जितना पार्टिसिपेट कराएगा उतना क्या होगा, उसका इंप्रूवमेंट होगा। तो नेक्स्ट एज ग्रुप है आप लोगों का एडोलसेंस,
एडोलसेंस का एज क्राइटेरिया बताया हुआ 13 to 19 ईयर्स, जिसमें हम लोग बच्चों को क्या करा सकते हैं, रनिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग भी इसके अंदर हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं। किसके लिए? उनके फिजिकल कंपोनेंट्स को इंप्रूव करने के लिए, एंड्योरेंस है, स्ट्रेंथ है, ताकि वो क्या हो सके, इंप्रूव हो सके। साथ के साथ क्या कराना, मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करानी है, कम से कम वीक में 3 दिन उन लोगों को क्या करानी है, मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस जो है वो परफॉर्म करानी है, ताकि मसल्स के अंदर क्या हो सके, स्ट्रेंथ आ सके, ठीक है। और साथ के साथ परफॉर्म एक्सरसाइज एटलीस्ट 60 मिनट्स एंड अप टू सेवरल आवर्स, कि बच्चों को कम से कम 1 घंटे किसी भी फिजिकल एक्टिविटीज में क्या कराना, पार्टिसिपेट कराना ही कराना है। अब वो किसी भी तरीके की फिजिकल एक्टिविटीज हो, जैसे मैंने यहाँ पर बताई है, रनिंग बताई है, बास्केटबॉल भी हो सकती है, हैंडबॉल भी हो सकती है, मतलब कम से कम वो 60 मिनट अपने आप को उस गेम्स में क्या कर सके, एंगेज कर सके। लास्ट आपका एज ग्रुप है वो क्या है, अडल्टहुड, जो क्या है अबव 19 ईयर्स है। इससे पहले जो एज ग्रुप हम लोगों ने पढ़ा था, ये 1 नंबर में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ये एज ग्रुप आप लोग ही है, ठीक है ना। जितने भी 10 से 12th वाले स्टूडेंट्स हैं, 9 से 12th वाले स्टूडेंट्स हैं, वो एडोलसेंस एज ग्रुप में आते हैं, ठीक है ना। तो 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है, वो आप लोगों से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो लास्ट एज ग्रुप है आप लोगों का अडल्टहुड, जो क्या है अबव 19 ईयर्स। इसके अंदर जितनी भी एक्सरसाइज है उसका इंटेंस लेवल क्या कर देते हैं, हम लोग हाई कर देते हैं। मतलब रनिंग कर रहे हैं तो 60 मिनट से ज़्यादा हो सकती है, किसी भी फिजिकल गेम्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो भी वो क्या हो सकता है, मोर देन 60 मिनट्स हो सकता है। उसमें मैंने बताया हुआ कि वो लोग जिम जाकर भी अपने आप को क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, और बोन स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस और साथ के साथ रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस भी इसके अंदर हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं। तो जितने भी एज ग्रुप हैं, एज ग्रुप के बेसिस पे ही क्या बताई हुई है, आपकी एक्सरसाइजेस बताई हुई हैं। क्यों बताई गई हैं? ताकि उनका क्या हो सके, डेवलपमेंट हो सके, उनकी क्या हो सके, ग्रोथ हो सके। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना। तो ये चीज जो है वो आप लोगों को 3 नंबर में कवर कर चलनी है। बोले 3 नंबर वाले कॉन्सेप्ट पर इस चीज को हम लोग कवर कर सकते हैं। एक्सरसाइज गाइडलाइंस ऑफ WHO डिफरेंट एज ग्रुप, क्लियर? हाँ जी, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटी। कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज जो है वो आप लोगों की 5 बताई हुई हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं स्पाइनल कर्वेचर। स्पाइनल कर्वेचर में 3 डिफॉर्मिटीज बताई हुई हैं, जिनके नाम क्या है, काइफोसिस, लॉर्डोसिस और स्कोलोसिस। स्पाइनल कर्वेचर तो सभी लोगों को पता है, क्या है आपकी स्पाइनल कॉर्ड या वर्टिब्रल कॉलम में होने वाली डिफॉर्मिटीज कौन कौन सी है। तो सबसे पहले आती है आप लोगों की काइफोसिस। काइफोसिस को हम लोग क्या बोलते हैं, एक एक्सक्रीशन कर्व क्रिएट हुई जाती है हमारे किसके अंदर, अपर बैक स्पाइन के अंदर। जो भी हमारी अपर बैक स्पाइन है उसमें एक एक्सक्रिएशन कर्व निकल आती है, जिसकी वजह से क्या होती है, काइफोसिस हो जाती है, ठीक है ना। अब उसका दूसरा नाम बताया हुआ है काइफोसिस का, वो क्या है, राउंड अपर बैक, और दूसरा हंच बैक। 1 नंबर में क्वेश्चन पूछते हैं, एक तो दूसरा नाम और साथ के साथ किस तरीके की इसमें शेप क्रिएट होती है, वो क्या है आपकी इन्वर्टेड सी क्रिएट हो जाती है। क्योंकि जो भी आपकी अपर बैक है वो एक इन्वर्टेड सी क्रिएट कर लेती है। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल है, जितने भी हमारे सीनियर सिटीजन पर्सन हैं, जब उनकी एज ज्यादा हो जाती है तो वो क्या होते हैं, क्योंकि उनकी स्पाइनल कॉर्ड जो है वो मतलब आगे की तरफ क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है, जिसकी वजह से वो काइफोसिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और भी बहुत सारे कॉजेज होते हैं, ये अडल्ट्स को भी हो सकती है। एक तो इम्प्रॉपर फर्नीचर यूज करना या एक्सेसिव वेट कैरी करना। स्पाइनल कॉर्ड के अंदर किसी भी तरीके की 3 डिफॉर्मिटीज हो सकती हैं। अब इसको ठीक किस तरीके से कर सकते हैं हम लोग काइफोसिस को, एक तो क्या करना, ऑलवेज कीप अ पिलो अंडर योर बैक व्हाइल स्लीपिंग। जब भी आप लोग सोते हो तो क्या करना, अपने कमर के नीचे तकिया रखना। दूसरा, परफॉर्म चक्रासना, भुजंगासना और धनुरासना। मतलब सिंपल से में ये याद रख लेना, बोले जितने भी आसन हैं जो आपके अपोजिट डायरेक्शन में परफॉर्म हो रहे हैं, काइफोसिस आगे की तरफ बेंड हो रही है, और जितने अपोजिट डायरेक्शन में आपके आसन परफॉर्म हो रहे हैं, उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको ठीक कर सकते हैं काइफोसिस को। नेक्स्ट स्पाइनल कर्वेचर की डिफॉर्मिटी है, वो है आप लोगों की लॉर्डोसिस, जिसका दूसरा नाम क्या बताया गया, होलो बैक, और साथ के साथ इसमें किस तरीके की शेप क्रिएट होती है, सी शेप क्रिएट होती है, ठीक है ना। कहने का मतलब यह है कि जो भी आपकी लंबर रीजन, जो आपकी लोअर बैक है, उसमें क्या है, एक इंक्रीज फॉरवर्ड कर्व हो जाती है। तो एग्जाम्पल के तौर पर कि जितने भी ओबेस पर्सन होते हैं, जितने भी मोटे लोग होते हैं, उनको लॉर्डोसिस डिफॉर्मिटी जो है फेस करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि उनका पेट जो बाहर की तरफ निकल आता है, जो उनकी लोअर बैक है उसमें क्या हो जाता है, एक फॉरवर्ड कर्व निकल आती है, जिसकी वजह से हॉलो बैक भी नाम से हम लोग इस डिफॉर्मिटी को जानते हैं। इसको ठीक किस तरीके से कर सकते हैं, एक तो परफॉर्म हलासना, सिटअप से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको ठीक कर सकते हैं। और साथ के साथ अल्टरनेट टो टचिंग एक्सरसाइजेस, जो भी हम लोग टो टच करते हैं, ठीक है ना, ये एक आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज करने की भी एक्सरसाइज होती है टो टचिंग, ठीक है ना। तो उससे भी हम लोग लॉर्डोसिस को ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट डिफॉर्मिटी आप लोग की स्कोलोसिस।
स्कॉलरशिप के अंदर एक एस शेप क्रिएट होती है। ये तीनों ही शेप वाले जो क्वेश्चन है, इसमें इन्वर्टेड सी, इसमें सी शेप और इसमें कैसी है एस शेप, एक नंबर के क्वेश्चन आप लोगों से बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो याद रखो, ठीक है। अब ये क्या, पोस्टल अडेप्टेशन ऑफ स्पाइन इन लेटरल डायरेक्शन, जो भी आपकी स्पाइनल कॉर्ड है उसमें एक एस शेप क्रिएट हो जाती है, या तो आपकी स्पाइनल कॉर्ड लेफ्ट साइड में बेंड हो जाए या राइट साइड में। इसको ठीक करने के बहुत ही सिंपल से तरीके बताए हुए हैं। एक आपका क्या है त्रिकोणासना और दूसरा क्या है आपका ताड़ासना। बोले से इन दोनों आसन के बेसिस पर हम अपनी स्कॉलरशिप डिफॉर्मिटी को क्या कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। साथ के साथ स्विमिंग में कौन सी टेक्निक, बाई ब्रीथ स्ट्रोक टेक्निक के कॉन्सेप्ट पर हम अपनी स्कॉलरशिप डिफॉर्मिटी को ठीक कर सकते हैं। तो ये तीन डिफॉर्मिटी जो है ये आपकी स्पाइनल कर्वेचर से रिलेटेड है। इनके क्या है आप लोगों को करेक्टिव मेजर्स और किस तरीके की डिफॉर्मिटीज है ये आपको अपने दिमाग में फीड करनी है। नेक्स्ट डिफॉर्मिटी है हमारी नॉग नीज और बोलेक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम्स में आप लोगों से पूछी जाती है, 1 नंबर में पूछी गई है और साथ के साथ 3 नंबर और 2 नंबर में पूछी गई है, तो ध्यान से सुनना। नॉग नीज का दूसरा नाम लिखा हुआ मैंने क्या है, गेनू वेलगम। 1 नंबर में पूछा गया है, क्वेश्चन पेपर उठाकर देख लेना, पूछ लिया है आप लोगों से, वैसे गेनू वेलगम किसका नाम है, नॉग नीज का दूसरा नाम क्या है गेनू वेलगम। आप लोगों की नॉग नीज की बात करें तो नॉग नीज क्या है, ये तो मोस्टली लोगों को पता ही है कि वैसे जहां पर आपके नीज आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे से अटैच होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉग नीज बोलते हैं। और जो आपके एंकल्स हैं वो वाइडर होते हैं, तो उस डिफॉर्मिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉग नीज बोलते हैं। इसको ठीक करने का बहुत ही सिंपल सा तरीका वो क्या है, एक तो आप अपने नीज में पिलो रख सकते हो जब भी आप कुछ टाइम के लिए खड़े होते हो। साथ के साथ क्या है, हॉर्स राइडिंग और पद्मासना से हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट डिफॉर्मिटी आप लोग की बोलेक्स, जिसका दूसरा नाम क्या बताया हुआ है, गेनू वेरम। गेनू वेलगम नॉग नीज का, गेनू वेरम किसका है, बोलेक्स का है। और साथ के साथ पिजन टोज भी इसका दूसरा नाम बताया गया है। और बोलेक्स जो है, बोलेक्स आपका नॉग नीज से बिल्कुल अपोजिट होता है। इसमें क्या है, आपके नीज जो है वो आप लोगों के वाइडर होते हैं और एंकल्स क्या होते हैं, आपस में एक दूसरे से अटैच होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोलेक्स बोलते हैं। साथ के साथ इसको ठीक करने के तरीके या करेक्टिव मेजर्स जो है वो क्या है, एक तो वॉल स्क्वाट एक्सरसाइजेस, जो भी हम लोग स्क्वाट परफॉर्म करते हैं, ठीक है ना, उससे हम लोग इसको ठीक कर सकते हैं। साथ के साथ अर्ध चक्रासना या वॉकिंग विद इनवर्ड टोज, बोला अपने पैर को अंदर की तरफ रख कर हम लोग चलेंगे तो भी हमारे बोलेक्स ठीक होने के चांसेस जो है बढ़ जाएंगे। क्लियर बात। तो नेक्स्ट डिफॉर्मिटी आप लोग फ्लैट फुट। फ्लैट फुट क्या है कि वैसे हमारा फ्लैट फुट तो सभी को पता है ना, कि वैसे चपटा पैर जिसमें एक आपके पैर में क्या ना हो, एक आर्च प्रेजेंट ना हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लैट फुट बोलते हैं। तो उसकी एक्सरसाइजेज क्या बताएंगे, किस तरीके से हम उसको ठीक कर सकते हैं। एक तो ताड़ासना और दूसरी काफ एक्सरसाइज। काफ एक्सरसाइज उन लोगों को पता है जो लोग जिम जाते हैं, अपनी काफ मसल्स को डेवलप करने के लिए हम उस एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हैं। साथ के साथ हमारा फ्लैट फुट भी क्या होता है, उससे ठीक होता है। इसका दूसरा नाम भी बताया गया है, 1 नंबर में पूछ लेते हैं, वो क्या है, एक तो फॉलन आर्च और दूसरा पेस प्लेनस। क्लियर बात। नेक्स्ट आप लोगों का राउंड शोल्डर। राउंड शोल्डर डिफॉर्मिटी थोड़ी सी काइफोसिस के साथ रिलेट करती है, जिसमें हमारे शोल्डर्स और चिन और हेड क्या है कि वजह से आगे की तरफ क्या हो जाता है, बेंट हो जाता है। तो उसमें क्या है कि वजह से आपकी जो राउंड शोल्डर्स है वो ज्यादा दिखते हैं जब आपके हेड और चिन का पोस्चर जो है वो आगे की तरफ क्या हो जाए, बेंड हो जाए। इसको ठीक करने का प्रोसीजर क्या है, चक्रासना, भुजंगासना। और साथ के साथ इसमें क्या करना है, आप लोगों को फ्लैट बेड यूज करना है जब भी आप लोग सोते हो, तो इससे आप लोग क्या कर सकते हो, अपने राउंड शोल्डर को ठीक कर सकते हो। तो ये 5 डिफॉर्मिटीज थी हमारी जो हम लोगों ने कवर कर ली है। क्या क्या थी, स्पाइनल कर्वेचर के अंदर 3 डिफॉर्मिटीज पड़ी थी, काइफोसिस, लॉर्डोसिस, स्कॉलोसिस। उसके बाद हम लोगों ने बोलेक्स, नॉग नीज एंड देन फ्लैट फुट और राउंड शोल्डर, ये डिफॉर्मिटीज हमारी कंप्लीट हो गई हैं। तो अब हम बात करते हैं पोस्टल डिफॉर्मिटी के कॉजेस। जितनी हम लोगों ने पोस्टल डिफॉर्मिटीज पढ़ी हैं, पांचों की पांचों, उनके सिमिलर कॉजेस हो सकते हैं। मतलब इन कॉजेस की वजह से हमारी डिफॉर्मिटी होने के चांसेस क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। अब वो क्या क्या है, सबसे पहला एक तो हैवी वेट कैरी करना। स्टार्टिंग से जो हम लोग बच्चों को क्या करते हैं, पुश करते हैं, बोले ज़्यादा वेट कैरी करो। बच्चों के कंधों पर क्या लाद देते हैं, बैग लाद देते हैं। स्कूल जब वो जाते हैं तो वैसे 10-10, 15-15 किलो के वो बैग लेकर जा रहे हैं, तो उसमें स्पाइनल कर्वेचर से रिलेटेड क्या हो सकती है, डिफॉर्मिटी हो सकती है, नॉग नीज हो सकती हैं। तो ये सिमिलर क्या है कि जितने भी डिफॉर्मिटीज हैं ये सिमिलर कॉजेस हो सकते हैं। साथ के साथ लैक ऑफ न्यूट्रिशन, इम्प्रॉपर एक्सरसाइजेस, ओबेसिटी, ज़्यादा मोटापा भी क्या करता है, बॉडी के अंदर डिफॉर्मिटीज क्रिएट करता है। साथ के साथ एक्सीडेंटल भी है और वीक मसल्स। अगर मसल्स के अंदर वीकनेस होगी तो भी क्या है, डिफॉर्मिटीज होने के चांसेस क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। क्लियर बात। हाँ जी, पोस्टल डिफॉर्मिटीज हम लोगों ने सारी समझ लिया। अब हम लोगों को समझना है कि तो बोर्ड के अंदर क्वेश्चन किस तरीके का पूछा जाता है।
वो क्या है कि वैसे इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है, मतलब टाइप ले रहे हैं सिर्फ और सिर्फ, जरूरी नहीं है कि वैसे यही आए। एनालिस्ट द कॉमन पोस्टल डिफॉर्मिटीज, राइट देयर कॉजेज एंड करेक्टिव मेजर्स। आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को पोस्टल डिफॉर्मिटी जितनी भी हम लोगों ने पढ़ी है पांचों, वो क्या करनी है, एनालिस्ट करनी है, उनके करेक्टिव मेजर्स बता देने जो मैंने आप लोगों को समझा दिए, साथ के साथ कॉजेज सबके सिमिलर हो सकते हैं, जरूरी नहीं बोले आप लोग सेपरेट करो, उनको सिमिलर भी लिखाओगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और सेपरेट लिख कर आओगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक नंबर वाले पॉइंट्स मैंने सारे क्लियर कर दिए। कौन से टॉपिक में से एक नंबर वाले पॉइंट्स जो है वो आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो कॉमन पोस्टल डिफॉर्मिटी आई थिंक आप लोगों का क्लियर हो गया होगा, फिर भी कोई बात रह गई है तो कमेंट जरूर कर देना। कॉमन पोस्टल डिफॉर्मिटी के बाद बात करते हैं हम लोग वोमेन्स पार्टिसिपेशन की स्पोर्ट्स के अंदर। स्पोर्ट्स के अंदर वोमेन्स का क्या पार्टिसिपेशन रहा है, उससे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि वैसे ओलंपिक गेम्स हमारे कब स्टार्ट हुए थे। ये तो 11वीं क्लास में आप लोग पढ़कर ही आए हो कि वैसे 1896 एथेंस में हमारे ओलंपिक गेम्स जो है वो कंडक्ट कराए गए थे फर्स्ट टाइम, ठीक है। और कंडक्ट किसने कराए थे, IOC, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। ये भी एक नंबर में क्वेश्चन बनता है, तो दिमाग में बैठा लो इस बात को भी। 1896 में हमारे ओलंपिक गेम्स जो है वो स्टार्ट करा दिए गए थे, बट 1896 के फर्स्ट ओलंपिक में वुमेन्स का पार्टिसिपेशन नहीं था भाई, ठीक है ना। वुमेन्स का जो फर्स्ट पार्टिसिपेशन है वो 1900 के ओलंपिक में, मतलब 4 साल बाद जो हमारे ओलंपिक्स कंडक्ट कराए गए थे, उसमें पहली बार 22 वुमेन ने पार्टिसिपेट करा था 2 स्पोर्टिंग इवेंट्स में, ठीक है। उसके बाद 4 साल बाद फिर से 1904 के ओलंपिक में 6 वुमेन ने पार्टिसिपेट करा था। इसमें इस बार पार्टिसिपेशन क्या हो गया, कम हो गया। स्पोर्टिंग इवेंट क्या है, बढ़ गए। 3 स्पोर्टिंग इवेंट में सिर्फ और सिर्फ कितने, 6 वुमेन्स ने पार्टिसिपेट करा था। उसके बाद बहुत सारे ईयर्स जो है ओलंपिक्स में वुमेन्स ने पार्टिसिपेट लगा था, वो करती रही हैं। बट हम लोग बात कर रहे हैं इंडिया के पार्टिसिपेशन की, बोले से इंडिया की तरफ से कितनी वुमेन्स ने क्या क्या पार्टिसिपेशन करा है, क्या क्या उनकी अचीवमेंट्स रही हैं, तो उनकी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। 1900 में फर्स्ट बार पार्टिसिपेशन करा था किसने, फीमेल्स ने। उसके बाद 100 ईयर्स 2000 के सिडनी ओलंपिक्स में अप्रॉक्स 4069 वुमेन्स ने पार्टिसिपेट करा था ऑल ओवर दी वर्ल्ड, ठीक है ना। ये तो बात होगी पूरी वर्ल्ड की तरफ से, बट हम बात करते हैं फिलहाल किसकी, इंडिया की तरफ से कि वजह से क्या क्या अचीवमेंट्स रही हैं वुमेन्स की किसमें, स्पोर्ट्स के अंदर। सबसे पहले बात करते हैं कि जो नीलिमा घोष है, ठीक है ना, 17 ईयर्स की एज में, 17 साल की एज में उन्होंने 1952 के ओलंपिक में पार्टिसिपेट करा था। फर्स्ट फीमेल एथलीट इंडिया की तरफ से जिन्होंने 1952 के ओलंपिक में पार्टिसिपेट करा था, जिन्होंने 2 स्पोर्टिंग इवेंट में पार्टिसिपेट करा था। एक क्या था, 100 मीटर स्प्रिंट एंड 80 मीटर हर्डल। उस टाइम 80 मीटर की हर्डल हुआ करती थी, ठीक है जी। उसके बाद ये तो हो गया, नीलिमा घोष ने फर्स्ट टाइम 1952 के ओलंपिक में पार्टिसिपेट करा था। बट कर्णम मल्लेश्वरी जो क्या है, हमारी वेट लिफ्टर है, उन्होंने सिडनी के ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। अगर हम लोग बात करने लगे 1 नंबर के क्वेश्चन में कि वैसे कौन सी फीमेल एथलीट ने सबसे पहले गोल्ड मेडल जीता था ओलंपिक्स के अंदर, तो वो कौन है, आपकी कर्णम मल्लेश्वरी। तो ये दोनों ही बातें आप लोगों को कंफ्यूज नहीं करनी चाहिए। पार्टिसिपेशन नीलिमा घोष और फर्स्ट मेडल कर्णम मल्लेश्वरी, ठीक है ना। उसके बाद भी हम लोग बात करते हैं 2016 दी ओलंपिक। इससे पहले 2012 के ओलंपिक्स में साइना नेहवाल और MC मैरी कॉम ने दोनों ने ही इंडिया के लिए मेडल्स जो है वो वॉन करे 2012 के ओलंपिक्स में। हम लोगों ने यहाँ सिर्फ और सिर्फ 2016 और 2020 का अचीवमेंट्स लिखे, तो इनको समझ लेते हैं। 2060 के रियो ओलंपिक में साक्षी मलिक ने ब्रॉन्ज मेडल वॉन करा था और PV सिंधु ने सिल्वर मेडल वॉन करा था, क्लियर। उसके बाद 2020 के टोक्यो ओलंपिक, ये कहने के लिए तो 2020 का टोक्यो ओलंपिक है, बट 1 नंबर में ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि वैसे ये ऑर्गेनाइज कौन से ईयर हुआ था, ये हुआ था 2021 में। किस वजह से, कोरोना की वजह से, ठीक है। ये बात तो दुनिया को ही पता है, ठीक है। इसके बाद मीराबाई चानू और PV सिंधु ने क्या है कि सिल्वर मेडल वॉन करा था आपका, मीराबाई चानू ने, और किसमें, वेट लिफ्टिंग में, और PV सिंधु ने ब्रॉन्ज मेडल वॉन करा था किसमें, बैडमिंटन में। तो आई थिंक ये जो पार्टिसिपेशन है वो क्लियर हो गया होगा। ये है हमारे पार्टिसिपेशन की बात। और भी वुमेन्स हैं जिन्होंने किसके अंदर, स्पोर्ट्स के अंदर बहुत सारी अचीवमेंट्स करी है, तो वो भी पॉइंट्स जो है वो आप लोग लिख कर आ सकते हो। बुक के अंदर ये कुछ पॉइंट्स बताए हुए हैं, जैसे हेमा दास जो है वो इस टाइम क्या है से बहुत फेमस है, उनके बारे में, उनकी बायोग्राफी के बारे में आप लोग लिख कर आ सकते हो, ठीक है ना। और भी बहुत लोग हैं, जैसे आपकी सानिया मिर्जा हैं, ठीक है, आपकी मिताली राज हैं, तो इनके बारे में, इनकी बायोग्राफी के बारे में अगर आप लोग लिखाओगे इनकी क्या क्या अचीवमेंट्स है, तो वो भी पार्टिसिपेशन को शो करेंगी वुमेन्स का स्पोर्ट्स के अंदर। तो आई थिंक ये वाला स्पोर्ट्स वाला जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो। फिजिकल
पार्टिसिपेशन जो है वो कंप्लीट हो गया। इसके बाद बात करते हैं हम लोग साइकोलॉजिकल और सोशोलॉजिकल क्या क्या रीजंस रहते हैं कि जिस वजह से वुमेन्स जो है वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाती हैं। साथ के साथ वो 3 नंबर में क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है कि सर क्या क्या रीजंस है जिस वजह से वुमेन्स जो है वो स्पोर्ट्स के अंदर क्या नहीं कर पाती है, पार्टिसिपेट नहीं कर पाती है। अब हम लोग बात करते हैं रीजंस की कि जैसे किस वजह से जो वुमेन्स है वो हमारी स्पोर्ट्स के अंदर कम पार्टिसिपेट करती है। कुछ रीजंस बताए हुए हैं कि जिस वजह से स्पोर्ट्स के अंदर वुमेन्स का पार्टिसिपेशन क्या है, कम बताया गया है। ठीक है, सबसे पहला क्या है, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। एक तो कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाती है, हेजिटेशन कह लो, कॉन्फिडेंस की कमी कह लो, या सेल्फ स्टीम कम कह लो। ठीक है, नेक्स्ट इज लैक ऑफ इंटरेस्ट ऑफ स्पेक्टेटर्स। जितने भी दर्शक हैं वो फीमेल्स के मैचेस देखते ही नहीं है, जिसकी वजह से उनका लाइव टेलीकास्ट जो है वो टीवी के ऊपर नहीं चलाया जाता। तो सिंपल सी बात है, अगर लाइव टेलीकास्ट नहीं हुआ तो उनका क्या होगा, सोर्स ऑफ इनकम भी कम होगा। तो इस वजह से भी क्या होता है कि एक रीजन है कि जो फीमेल्स हैं वो पार्टिसिपेशन कम कर पाती हैं स्पोर्ट्स के अंदर। नेक्स्ट इज लैक ऑफ फिटनेस एंड वेलनेस। कि फिटनेस एंड वेलनेस मतलब होती तो अच्छी है, बट कभी कभी क्या है कि ड्यू टू मेनेस्ट्रल डायफंक्शन या मेनेस्ट्रल साइकिल की वजह से भी फीमेल्स जो है वो हेजिटेट होती हैं किसके अंदर, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने के लिए। उसके बाद लैक ऑफ फीमेल एथलीट कोचेस, की वजह से स्पोर्ट्स में फीमेल एथलीट कोच इतने है ही नहीं। ठीक है ना, कि जो उनको क्या कर सके, अच्छी तरीके से गाइड कर सके। तो ये सारे के सारे क्या बताए हुए, रीजंस बताए हुए। पर्सनल सेफ्टी है या टाइम की कमी की वजह से फीमेल्स जो है वो स्पोर्ट्स के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर पाती हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं इसके फिजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल बेनिफिट्स की। अब हम बात करते हैं बेनिफिट्स की। अगर वुमेन्स स्पोर्ट्स के अंदर पार्टिसिपेट करती हैं तो क्या क्या बेनिफिट्स उन लोगों को हो सकते हैं, मतलब फिजिकल बेनिफिट्स क्या हैं, साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स क्या है और साथ के साथ सोशोलॉजिकल बेनिफिट्स क्या है। हम लोगों ने रीजन समझ लिए क्यों वुमेन्स पार्टिसिपेट नहीं कर पाती हैं। अगर वुमेन्स पार्टिसिपेट करती हैं तो बेनिफिट्स भी तो समझने पड़ेंगे ना, प्लस क्या क्या बेनिफिट्स और उनको और ज़्यादा पार्टिसिपेशन हम लोग करा सकें। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं फिजिकल बेनिफिट। फिजिकल बेनिफिट में सबसे पहला इंप्रूव फिटनेस। फिटनेस क्या होगी, इंप्रूव होगी, उनका एंड्योरेंस इंप्रूव होगा, उनकी स्ट्रेंथ इंप्रूव होगी, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होगी। ठीक है ना, जो हम लोगों ने फिजिकल कंपोनेंट्स पढ़े हैं 11वीं क्लास के अंदर वो क्या होंगे, इंप्रूव होंगे। साथ के साथ वेट मैनेजमेंट, बॉडी वेट भी क्या होगा, मैनेज होगा। जितनी भी ओबेस या ओबेसिटी वाली फीमेल्स हैं, ठीक है ना, जो लोग पार्टिसिपेट नहीं करती है स्पोर्ट्स के अंदर, तो उनका वेट क्या होगा, कंट्रोल होगा। जैसे वो लोग जिम जाते हैं तो जिम जाकर भी तो क्या कर रही है, एक्टिविटीज कर रही है, पार्टिसिपेशन कर रही है स्पोर्ट्स के अंदर, तो वो क्या कर रही है, वेट को मैनेज कर रही है। वो फिजिकल बेनिफिट है। ठीक है, साथ के साथ स्ट्रॉन्गर बोन्स, बोन्स भी क्या होंगी, स्ट्रॉन्ग होंगी। जो उनसे रिलेटेड डिसीजेज हैं क्या है, ऑस्टियोपोरोसिस हम लोगों ने समझा था क्या था, एस्ट्रोजन लेवल कम हो रहा था, तो बोन्स क्या होंगी, स्ट्रॉन्ग होंगी। दूसरा है आप लोगों का साइकोलॉजिकल बेनिफिट। साइकोलॉजिकल बेनिफिट क्या होगा, कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। ठीक है ना, जब पार्टिसिपेशन बढ़ेगा तो कॉन्फिडेंस क्या होगा, डेवलप होगा। साथ के साथ स्ट्रेस रिलीफ, एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन से उन लोगों को क्या मिलेगा, रिलीफ मिलेगा। ये साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स है। तो स्पोर्ट्स के समझ में कितने ज़्यादा बेनिफिट्स है, फिजिकल भी है, साइकोलॉजिकल में। साथ के साथ आप लोगों की बात कर लेते हैं सोशोलॉजिकल, क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। टीम वर्क एंड कम्युनिकेशन, जितने लोग जुड़ेंगे उतने ही क्या होगा, कम्युनिकेशन बढ़ेगा। अब ये नहीं है कि बोले चार औरतें खड़ी हो जाएं, चार औरतें कहने लगे बोले आओ बहन चुगली करें, नहीं। स्पोर्ट्स के अंदर क्या होता है, बोले जब भी हम लोग कम्युनिकेट करते हैं, टीम वर्क करते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, हमारी डिसीजन मेकिंग स्किल्स बढ़ती हैं। डिसीजन मेकिंग स्किल्स क्या होती हैं, इंप्रूव होती हैं। साथ के साथ हम लोग क्या है, अपने आप को विल पावर को भी क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सोशोलॉजिकल बेनिफिट, कि सपोज दैट कि आपके गली मोहल्ले में कोई भी अगर हम लोग क्या कराएं, मैचेस कंडक्ट कराएं, किसी भी तरीके का बैडमिंटन मैच करा दें, तो वहाँ पर क्या आएंगी, फीमेल्स आएंगी, गर्ल्स पार्टिसिपेट करेंगी, उनकी मदर्स भी पार्टिसिपेट करेंगी, तो वहाँ पर क्या हो रहा है, वुमेन एम्पावरमेंट हो रहा है। ठीक है, और लास्ट सोशल सपोर्ट, क्योंकि सोशल सपोर्ट भी मिलेगा, क्योंकि फीमेल्स को सोशल सपोर्ट भी देना बहुत जरूरी है, कि जिस वजह से उनका क्या हो सके, ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। तो ये क्या है, हमारे बेनिफिट्स बताए गए, फिजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशोलॉजिकल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बोर्ड में 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में आप लोगों से पूछे जाएंगे, बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं जिसकी वजह से वुमेन्स का पार्टिसिपेशन हम लोग बढ़ा सकें। मतलब ये हम लोगों को बढ़ाना ही है, पार्टिसिपेशन जो है वो वुमेन्स का बढ़ाना है, ताकि उनके जो बेनिफिट्स हैं, ठीक है ना, क्या क्या कॉन्फिडेंस को डेवलप कर सकें, और साथ के साथ हम लोग क्या है कि एक अच्छे लेवल के स्पोर्ट्स में उन लोगों का पार्टिसिपेशन जो है वो भी क्या करा सकें, इंक्रीज करा सकें। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्पेशल कंसिडरेशन, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे मेनार्ड्स एंड मेनेस्ट्रल डायफंक्शन। बोर्ड में 2 मार्क्स और 3 मार्क्स में ये टॉपिक आप लोगों से पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं मेनार्ड्स। मेनार्ड्स क्या है,
बिगनिंग ऑफ मेनेस्ट्रल साइकिल या फर्स्ट मेनेस्ट्रल ब्लीडिंग इन फीमेल्स, जो भी फर्स्ट ब्लीडिंग स्टार्ट होती है फीमेल्स में उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेनार्च बोलते हैं। इसकी एक एज लिमिट बताई हुई है कि वैसे फीमेल्स के अंदर ये मेनार्च जो है वो कब स्टार्ट होती है, हो सकती है, वो क्या है 9 to 15 ईयर्स की जितनी भी गर्ल्स है वो इसको एक्सपीरियंस करती है, मतलब फर्स्ट टाइम उनमें मेनार्च जो है वो स्टार्ट होता है, ठीक है। साथ के साथ इट शोज गर्ल्स ट्रांजिशन टू वुमेनहुड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज वुमेन विद डिलेड मेनार्च सक्सेस इन स्पोर्ट्स, मतलब योगा और जिम्नास्टिक में ज़्यादा सक्सेसफुल होती हैं अगर जिन भी गर्ल्स के अंदर फीमेल्स के अंदर मेनार्च जो है वो डिले स्टार्ट होता है, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरूरी नहीं बोला सिर्फ और सिर्फ योगा और जिम्नास्टिक में सक्सेस हो, वो और भी बहुत सारे स्पोर्ट्स है। मेनार्च क्या है कि बोला एक रीजन है कि जिसकी वजह से वुमेन्स क्या है स्पोर्ट्स के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर पाती हैं, तो इस वजह से हम लोग कहते हैं बोला वुमेन्स स्पोर्ट्स के अंदर ज़्यादा सक्सेस हो सकती हैं अगर बॉडी में मेनार्च वो फील ना करें, ठीक है। दूसरा पॉइंट है आप लोगों का मेनेस्ट्रल डायफंक्शन। मेनेस्ट्रल डायफंक्शन क्या है, जैसे ही मेनार्च हमारे बॉडी के अंदर स्टार्ट होता है तो मेनेस्ट्रल साइकिल क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है, जिसका टाइम पीरियड 3 to 5 डेज होता है। तो एवरी आफ्टर 21 to 35 डेज मेनेस्ट्रल साइकिल जो है वो बॉडी में रीस्टार्ट होती जाती है। हर 21 से 35 दिन बाद जो है वो आपकी मेनेस्ट्रल साइकिल गर्ल्स जो है वो एक्सपीरियंस करती हैं। अब ये है क्या, इट इज द प्रोसेस इन अ वुमेन of discharging blood and other materials from lining of uterus at about a monthly interval, जो ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, मतलब 21 से 35 दिन बाद जो भी बॉडी से ब्लड या अदर मटेरियल्स क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेनेस्ट्रल डायफंक्शन बोलते हैं। और ये आप लोगों का प्यूबर्टी से लेके मेनोपॉज, मतलब मेनोपॉज क्या है, प्लस जो आपकी स्टॉपिंग ऑफ मेनेस्ट्रल साइकिल है, ठीक है जी, स्टॉपिंग ऑफ मेनेस्ट्रल साइकिल तक आप लोगों का मेनेस्ट्रल साइकिल क्या है वो कंटिन्यूस फीमेल्स के अंदर फ्लो होता रहता है, सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम को छोड़कर। तो आई थिंक ये वाले दोनों ही पॉइंट्स आप लोग क्लियर होंगे, मेनार्च एंड मेनेस्ट्रल डायफंक्शन। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है आप लोगों का फीमेल एथलीट ट्रायड, जिसके अंदर 3 ट्रायड बताए हुए हैं। एक क्या है, ऑस्टियोपोरोसिस, एमेनोरिया और ईटिंग डिसऑर्डर। सबसे पहले हम लोग समझते हैं फीमेल एथलीट ट्रायड क्या है। इट इज द कंडीशन विच इज सीम्ड इन फीमेल्स, ठीक है, पार्टिसिपेटिंग इन एक्सट्रीम हार्ड वर्क। ये सिर्फ और सिर्फ किसमें, फीमेल्स के अंदर मोस्टली दिखाई देता है। क्यों, क्योंकि वो क्या करती हैं, एक्सट्रीम लेवल का हार्ड वर्क करती हैं अपनी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के टाइम, और साथ के साथ वो क्या करती हैं, अपनी बॉडी वेट को रिड्यूस करते मेल्स भी हैं, बट ये एथलीट ट्रायड जो है सिर्फ और सिर्फ फीमेल से रिलेटेड है। तो हम लोग यहाँ पर फीमेल्स की बात ही करेंगे। तो वो क्या करती हैं, एक तो एक्सट्रीम लेवल ऑफ हार्ड वर्क करती हैं और साथ के साथ बॉडी वेट को क्या करती हैं, रिड्यूस करती हैं। तो उस वजह से वो क्या करती हैं, कुछ न्यूट्रिएंट्स को अपनी बॉडी को प्रोवाइड नहीं कराती हैं, या ज़्यादा लेवल ऑफ हार्ड वर्क करने की वजह से उनकी बॉडी के अंदर 3 ट्रायड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। वो 3 ट्रायड कौन से हैं, सबसे पहले हम लोग समझते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस क्या है, इट इज द वीकनेस ऑफ बोन्स ड्यू टू लॉस ऑफ बोन डेंसिटी और इम्प्रॉपर बोन फॉर्मेशन। अब बोन्स के अंदर वीकनेस किस वजह से होगी, क्यों, क्योंकि हम लोग बॉडी को क्या प्रोवाइड नहीं करा रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड नहीं करा रहे हैं। मैंने आप लोगों को न्यूट्रिएंट्स की वैल्यू समझाई थी, मिनरल्स भी पढ़ाए थे, क्या पढ़ाया था, कैल्शियम फॉस्फोरस पढ़ाए थे, नहीं पढ़ाए थे। तो हम बॉडी को क्या प्रोवाइड नहीं करा रहे, कैल्शियम प्रोवाइड नहीं करा रहे, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर एस्ट्रोजन लेवल क्या हो जाता है, कम हो जाता है गर्ल्स में, और उसी की वजह से क्या होता है कि बॉडी में ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। दूसरा ट्रायड है आप लोगों का एमेनोरिया। एमेनोरिया क्या है, पहले हम लोगों ने क्या समझा था, मेनार्च समझा था। मेनार्च से थोड़ा सा ऊपर का वर्जन है आप लोगों का एमेनोरिया, जहां पर मेनेस्ट्रल साइकिल या आप लोगों का मेनार्च एक स्टार्ट नहीं होता है, कब, 18 ईयर्स तक या उसके बाद, ठीक है ना। जो आपकी मेनेस्ट्रल साइकिल जो है अगर फीमेल्स के अंदर स्टार्ट नहीं होती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एमेनोरिया बोलते हैं। देखो समझ लो, मेनेस्ट्रल डिसऑर्डर या तो डिसऑर्डर और इलनेस दोनों ही हम लोग इसको बोलते हैं, इन विच फीमेल्स ऑफ 18 ईयर्स और अबव ईदर नेवर बिगिन मेनेस्ट्रल साइकिल और एब्सेंस ऑफ मेनिस्ट्रेशन फॉर 3 months और मोर। मतलब जहाँ पर मेनार्च का स्टार्ट ना हो पाना, कब तक, 18 साल या उससे ऊपर, साथ के साथ मेनेस्ट्रल साइकिल की एब्सेंस हो जाना, उसको हम लोग बोलते हैं एमेनोरिया। एमेनोरिया के 2 टाइप्स बताए हुए हैं, एक है प्राइमरी। पहले में क्या है, प्राइमरी में हम लोग समझते हैं मेनेस्ट्रल साइकिल डोंट स्टार्ट ड्यूरिंग प्यूबर्टी। जो हमारा लेट चाइल्डहुड है उसमें अगर मेनेस्ट्रल साइकिल या मेनार्च स्टार्ट नहीं हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी एमेनोरिया बोलते हैं। और दूसरा क्या है, सेकेंडरी एमेनोरिया, जहाँ पर आप लोगों के 3 या 3 से ज़्यादा पीरियड्स या मेनेस्ट्रल साइकिल स्किप हो जाएं तो उसको बोलेंगे सेकेंडरी एमेनोरिया। और ये कब होते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रेगनेंसी के टाइम पर होते हैं। तो फीमेल्स इसको प्रेगनेंसी के टाइम पर फील करती हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेकेंडरी एमेनोरिया बोलेंगे। आई थिंक क्लियर हो गया होगा एमेनोरिया और साथ के साथ आप लोगों का मेनेस्ट्रल साइकिल, दोनों ही चीज़ें आप लोगों की क्लियर हो गई हैं। नेक्स्ट टाइड है आप लोगों का ईटिंग डिसऑर्डर। ईटिंग डिसऑर्डर क्या है कि फीमेल्स के अंदर एक तरीके का डर
एक तरीके का भय रहता है कि वैसे उनकी बॉडी के अंदर वेट क्या ना हो जाए, इंक्रीज ना हो जाए। क्योंकि हम लोगों ने एथलीट ट्रायल में क्या करा था कि बोले से वो बॉडी वेट को क्या कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं भाई, ठीक है ना। अब उस चक्कर में क्या करते हैं बोले से कुछ नंबर ऑफ न्यूट्रिएंट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं, या सिर्फ और सिर्फ वो कुछ कैलोरीज बॉडी को क्या कराते हैं, प्रोवाइड कराते हैं। तो वो ईटिंग डिसऑर्डर के दो टाइप्स बताए हुए हैं कि बोले से वो किस तरीके से अपनी बॉडी में बॉडी वेट को मेंटेन करते हैं या बॉडी वेट को रिड्यूस करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है एनोरेक्सिया नर्वोसा, जिसमें जितनी भी फीमेल्स हैं वो हमेशा किसके बारे में, बॉडी वेट के बारे में सोचती रहती हैं, जिसकी वजह से वो क्या करती हैं, डाइटिंग करती हैं। मतलब कुछ अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स या कुछ अमाउंट ऑफ कैलोरीज ही बॉडी को क्या करती हैं, प्रेफर करती है, ताकि उनका बॉडी वेट क्या रहे, मेंटेन रहे, और उसकी वजह से उनकी जो स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस है वो क्या हो सके, इंक्रीज हो सके। क्लियर। दूसरा है आप लोग का बुलिमिया नर्वोसा। इन केस अगर उन्होंने ज़्यादा अमाउंट ऑफ कैलोरीज बॉडी को प्रोवाइड करा दिए तो उनको दिमाग में तो वही चीज़ चल रही है ना उनके, कि वजह से बॉडी वेट इंक्रीज ना हो, तो उस वजह से क्या कर देती है वो फीमेल एथलीट, ईट एक्सेसिव अमाउंट ऑफ फूड एंड देन वोमिट इट। अगर उन्होंने ज़्यादा अमाउंट ऑफ फूड बॉडी को प्रोवाइड करा दिया तो उसके बाद तुरंत क्या कर देती है, वोमिट कर देती है। तो जिसकी वजह से उनकी बॉडी के अंदर कैलोरीज जो है वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाती हैं। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बुलिमिया नर्वोसा बोलते हैं। ईटिंग डिसऑर्डर का आपका दूसरा नाम भी है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनएडिक्वेट एनर्जी इनटेक ट्राइड फैक्टर। ठीक है ना, लिख लेना, इनएडिक्वेट एनर्जी इनटेक ट्राइड फैक्टर एक नंबर में पूछा जाता है। ठीक है ना। तो ये आप लोगों का फीमेल एथलीट ट्राइड जो कंप्लीट हो गया है, ये 3 मार्क्स या 5 मार्क्स में आप लोगों से पूछा जाता है। तो या तो आप लोगों से पूछ सकते हैं, एमोनोरिया पूछा जा सकता है, एमोनोरिया के टाइप्स भी पूछे जा सकते हैं, कौन कौन से होते हैं, 2 होते हैं, एक प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी, या ईटिंग डिसऑर्डर के टाइप्स पूछे जा सकते हैं। सेम एक नंबर का क्वेश्चन क्या बन जाता है आप लोगों का, एस्ट्रोजन लेवल किसमें कम होता है, ऑस्टियोपोरोसिस वाली कंडीशन में एस्ट्रोजन लेवल गर्ल्स के अंदर क्या होता है, कम होता है। तो ये पॉइंट्स जो है माइनर पॉइंट्स आप लोगों को अपने दिमाग में सेट कर लेने हैं। ठीक है ना। और 3 और 5 मार्क्स में क्वेश्चन अगर आप लोगों से पूछा जाए तो आप इस तरीके का एक्सप्लेनेशन देकर आ सकते हो। आई थिंक ये सारी बातें जो है आप लोगों की क्लियर हो गई होंगी। चैप्टर से रिलेटेड सारे पॉइंट्स जो है वो हम लोगों ने कवर कर लिए। और फिर भी कोई पॉइंट अगर आप लोगों को रह गया, कोई पॉइंट समझ नहीं आया, या कोई पॉइंट दोबारा से आप लोगों को पूछना है, तो आप लोगों को कमेंट करना है, ताकि हम उन कमेंट्स को पढ़कर आप लोगों को और अच्छी तरीके से चीज़ें जो हैं वो डिलीवर कर सकें। आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करना है, वो क्या करना है, वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, साथ के साथ सब्सक्राइब करना है। शेयर सभी को करना जो भी आपके साथी हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, जो किस में हैं, 12th क्लास में, उन सभी को ये वीडियो शेयर करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो के साथ, तब तक के लिए सीताराम।